हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था और उसमें बहुत सारे केसेस आपके सामने आए जिनमें ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल की ज्योमेट्री में आपको बेंड स्टूल बताया गया। बेंड स्टूल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद स्क्वायर बाई पिरामिडल और पेंटागनल बाई पिरामिडल जैसी ज्योमेट्रीज पे भी बात की हम लोगों ने और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में आपको कराए थे और आई थिंक कि आप सब ने उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से दोबारा किया होगा और ये प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। ये प्रैक्टिस इतनी तेज हो, एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से हर एक में दो दो मॉलिक्यूल का सेट होगा और आपसे पूछा जाएगा आइसो स्ट्रक्चरल क्या है, मतलब दोनों में कौन से ऐसे ऑप्शन है जिनकी ज्योमेट्री सेम है। तो एक तरीके से आप 8 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री विद इन मिनट कर रहे होंगे, तो बहुत फास्ट होना पड़ेगा हमें और होगा। अभी फिलहाल धीरे धीरे प्रैक्टिस और उसके बाद हम उसमें स्पीड बढ़ाएंगे अपनी और प्रैक्टिस के थ्रू बहुत तेज आप करने में लगेंगे, ठीक है ना। तो वो फिलहाल आपका प्रैक्टिस का मैटर है, आपको उसको करना है। अब मैं आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग पहुंचेंगे और वो पॉइंट्स के हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ कुछ आइडिया दिया था। उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई बार हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत आपको नहीं भी पड़ेगी। जैसे मैंने बेरिलियम क्लोराइड से हाइब्रिडाइजेशन को जनरेट किया था एक तरीके से कि वहां जनरेट हुआ और उसकी जरूरत के आधार पे हुआ था। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जहां हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, तो ये बात हमें पता कैसे चली? हम तो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर आगे बढ़ गए और मूव करने लगे। इसमें क्या हुआ, मैं एक ऑब्जर्वेशन, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आएगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अमोनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अमोनिया के नीचे जो ग्रुप में फॉस्फोरस, फॉस्फीन, आर्सेनिक का हाइड्राइड, ये सब, तो एक तो नाइट्रोजन, ये सब एक जैसी बात है अभी तक जो मैंने बताई। अब थोड़ा आप इसको चाहें तो एक्सेप्शन की तरह समझ लें, जो भी समझें। तो यहाँ पर जब हम लोन पेयर की बात कर रहे हैं तो एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, जिसके बाद 4 और sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। और ये टेट्राहाइड्रल ना होकर सीधे एक लोन पेयर है, तो पिरामिडल शेप में आपको दिखता है। इस पे हम लोगों ने बहुत डिटेल पे काम भी किया है इंडिविजुअल, और आपको याद होगा नाइट्रोजन में इस तरह से लोन पेयर दिखाते थे हम लोग, यहाँ H, ये H और यहाँ पे H, और ये जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री का हम लोग दिखाते हैं, ठीक। तो यहां तक बात आपको समझ में आती है। अच्छा, अगर ऐसी कहानी अमोनिया के साथ है तो सिमिलर कहानी यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक। तो उस हिसाब से तो हम लोग वैसे ही चल रहे थे, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो इन तीनों में, जैसे फॉस्फीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 93 डिग्री है, ऐसे यहाँ 91 है। तो इस तरह के कुछ एंगल्स में कमी आ गई। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें ये क्या चेंज है, ये शो क्या करने लगा, मतलब ये है कि सेम ग्रुप पे बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे दिखेंगे जहां हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो हाइब्रिडेशन का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मॉलिक्यूल की के बॉन्ड एंगल्स नहीं आ रहे हैं, या मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हो पाती, चाहे वो बॉन्ड एंगल को लेकर हो जाए या उसकी ज्योमेट्री को लेकर हो जाए। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो ये प्रॉब्लम जब आ गई सामने, ये प्रैक्टिकल जब आपने किया, देखिए खास बात क्या है कि हमें केमिस्ट्री में पहले अमोनिया के बारे में सब पता है और फॉस्फीनिल के बारे में भी पता है। अब अमोनिया जो है उसको तो हाइब्रिडेशन से आपने सेटिस्फाइड कर लिया और उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आप फॉस्फीन की बात करें तो वहां हाइब्रिडेशन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से फॉस्फीन भी पिरामिडल आना चाहिए, और वहां भी बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 109 के इधर उधर ही होना चाहिए ना, या 107 इसका है तो थोड़ा इधर उधर कम या ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल अलग है,
और ये कम थोड़ा मोड़ा नहीं है, बिल्कुल अलग, यानी 109 जहां था, 107 जहां था, वहां से हटते हुए सीधे 93 पे आ रहा है। तो एक लगभग अप्रोक्सीमेट टू द 90 है। तो ये जो बड़ा चेंज देखा गया, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कुछ नई बात है। उसको चाहे तो आप एक्सेप्शन के तौर पे समझ लें या एक नए रूल के तौर पे समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग उसको एक कॉन्सेप्ट नया बता देते हैं, और मैं भी आपको कॉन्सेप्ट नाम ले दूंगा। लेकिन मैं एक बात आपको फिर समझा दूं, इस तरह के किसी रूल्स को आपको दिमाग में बैठा के उसको हाइप क्रिएट नहीं करना है। आजकल क्या हो रहा है, हेडिंग ज्यादा फेमस हो गई है, उसके अंदर का मटेरियल कम फेमस हो रहा है। तो हमारा फोकस जो कंटेंट है उस पर ध्यान देना है, ना कि उनकी हेडिंग को लेकर ब्रेकिंग न्यूज बनाना है। तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनना चाहिए इसमें। तो ये जो बात है, इसको लेकर हम लोग कुछ चेंज करते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रूल आता है, इसको ड्रैगोज रूल भी बोलते हैं। अब मैं उसी की बात करूं, मैं कतई इसके नाम पे आपको कोई परेशानी नहीं करूंगा। तो मैं पहले इसको समझा देता हूं, ये ड्रैगोज रूल क्या है वो सब बाद में आता है। मैं पहले एक जनरल क्वेश्चन की बात करता हूं पहले, है ना। तो मैं जरा नाइट्रोजन की बात कर लूं। मैं अमोनिया के कन्फिग्रेशन के हिसाब से चलूं, नाइट्रोजन 7, तो 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। तो 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इसका ग्राउंड स्टेट था। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखिए, हम हाइब्रिडाइजेशन में क्यों आए थे? क्योंकि हमें बॉन्ड्स बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन को जोड़ना है, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सॉरी प्योर ऑर्बिटल तो आपके पास प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो अगर ऐसा हो कि हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ना कराएं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में इस S को यूज ही ना करें, क्यों ना यूज करें? क्योंकि भाई हमारे पास जिस कारण से हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, याद करिए उस शुरुआत का लेक्चर, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं यहाँ पड़ रही। तो ऐसे केस में क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इन्हीं 3 प्योर p ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करा दिया जाए, और हमारा जो s है उसको हम हाइब्रिडाइज ना करें। मतलब ऐसा हो सकता है, बट मैं फिर समझा दूं, अमोनिया में ऑलरेडी sp3 टेट्राहेड्रल सब है, तो मतलब यहां पर तो एक्साइटेड स्टेट आपको दिखेगा, मतलब यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप कराएंगे तो sp3 होगा, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आप इस तरह से दिखा देंगे। तो जब इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तो sp3 हुआ, और देन आप उसका हाइब्रिडेशन इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इफ 2s orbital does not involve in hybridization, देन क्या होगा, ये जो प्योर p ऑर्बिटल है, तो अब प्योर p ऑर्बिटल कौन कौन से, एक px है, एक py है, और pz है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप जरा देखो, तो नाइट्रोजन ऐसे है, तो एक एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अराउंड p ऑर्बिटल ऐसे होगा, एक y एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक z एक्सिस के लॉन्ग होगा, और इन्हीं में क्या होगा, हाइड्रोजन का H इस तरह से ओवरलैप कर रहा होगा, नहीं? तो आप कुल मिला के ऐसे दिखा सकते हो, एक H इधर, एक H इधर, और एक H इधर, और सबके बीच 90 डिग्री एंगल होगा ना ऐसा। तो ये एक अलग ही कहानी आ गई, देखो। तो हालांकि ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली क्या है, अमोनिया के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन है, टेट्राहेड्रल है, सब कुछ है। बट यहां मैंने एक अलग केस आपको दिखाया, इस रूल को पढ़ने से पहले क्या बताया मैंने, कि अगर ऐसा हो जाए कि अमोनिया के केस में नाइट्रोजन जो है उसके पास 2p3 के जो प्योर 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर वही जो प्योर फॉर्म में अगर वही हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और प्रॉब्लम अगर नहीं है तो फिर सिंपली इस तरह से बॉन्ड आप बना सकते हैं, मतलब 90 डिग्री में। कैसे?
एन यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे एच दे दिया, एक वाई एक्सिस पे एच दे दिया और एक जेड एक्सिस पे, तो सबका आपस में 90 डिग्री एंगल होगा, तब बॉन्ड एंगल कितना हो गया 90। अब मेरी बात जरा यहां से आप समझिएगा, तो ये जो PH3, ASH3 और SbH3 इनमें 90 डिग्री के आसपास एंगल पता है क्यों आ रहा है? इसमें ऐसा होता है कि NS का जो ऑर्बिटल है, मतलब जो बात हमने अमोनिया में कर दी, ऐसा अगर ना हो, ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि उस केस में विदाउट हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे कि वहां पर हाइब्रिडेशन नहीं होगा, और ऐसे केस में PH3 के अंदर बॉन्ड एंगल 90 के अप्रॉक्स दिखने लगेगा आपको। तो बात समझ में आ गई? इसी को हम लोग ड्रैगोज रूल की तरह कुछ पढ़ेंगे। तो मैं पहले इसको क्वेश्चन की तरह डील कर रहा हूं, उसके बाद रूल्स की तरह आ रहा हूं। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं पूरी बात है क्या। मैंने आपसे बोला कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पर जिनके हाइब्रिडेशन से हम लोग उनकी हर एक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाते। मतलब कई जगह कई मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन के थ्रू उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, गलत हो जाता है। तो ये चीज क्या शो करती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर जगह हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करें ही, क्योंकि हमें पता था हाइब्रिडेशन हम कब इन्वॉल्व करते हैं। हम एक एक्सप्लेनेशन के लिए थ्योरी लाए थे, जैसा कि बेरिलियम क्लोराइड का इशू आया था, तो उसी तरह से हम यूज कर रहे थे। लेकिन बहुत जगह ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जहां हाइब्रिडेशन के बिना भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को प्रॉपर समझाया जा सकता है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मैंने एक अमोनिया का मॉलिक्यूल एग्जांपल के तौर पे लिया, तो हमें ये सब इंफॉर्मेशन पता है, तो हम लोगों को इसी में रहना है, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया हाइपोथेटिकल कि इफ the s orbital of the nitrogen is not involved in hybridization and the pure p orbital involved in overlapping with the s orbital of hydrogen, then the bond angle between H, N and H is 90 डिग्री। तो उस केस में अमोनिया का बॉन्ड एंगल भी 90। तो ये हाइपोथेटिकल, ये हो गया क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अगर हम ऐसा मान लें कि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ऐसे केस में अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या होगा। तो आप सिंपली बता देंगे कि उस केस में हम सिंपली क्या बताएंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा। और क्यों होगा वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि px, py और pz ऑर्बिटल जो है उनकी अपनी जो पोजीशन है वो 90 डिग्री आपस में रहते हैं, और उन्हीं में आपको s ऑर्बिटल को ओवरलैप कराना होगा। अब मैं जरा दूसरी बात करता हूँ, जरा जो रूल्स की बात हो रही है, ड्रैगोज रूल, मैं उसको समझा देता हूँ। तो एक बात आप एक काम करो, उसको हेडिंग करके चाहे आप नोट कर लीजिए। देखिए, इन केस ऑफ अमोनिया, नोट करके लिखिएगा, इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया, इफ s orbital, if s orbital, if s orbital does not involve in, if s orbital does not involve in hybridization, does not involve in hybridization, then the pure p orbitals, the pure p orbitals px, py, pz, pure p orbital px, py, pz directly overlap with s orbital of hydrogen, s orbital of hydrogen, s orbital of hydrogen, and form a bond, and that case the bond angle in ammonia become 90 degree, and that case bond angle in ammonia become 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इतना लिख लें। अब ये सब बातें तो हाइपोथेटिकल हो गई, अमोनिया में क्वेश्चन की तरह मैंने डील करा दिया है ना। अब मैं जरा ड्रैगोज रूल पे फिर आ जाता हूं।
तो ये आप इसको नोट भी कर लीजिएगा कि हमने बिना ओवरलैपिंग हाइब्रिडेशन नहीं माना है, तो उस केस में हम सीधे सीधे प्योरली जो आपके पास p ऑर्बिटल थे उन्हीं से हमने ये बना लीजिएगा इधर, ये वाला पार्ट। ड्रैगोज वाली बात मैं अलग से बताता हूँ। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। अब मैं जरा इस रूल के बारे में समझाता हूँ आपको। इस रूल का आपने बेसिक प्लेटफॉर्म समझ लिया है ना, जो मैंने अभी बताया। तो आपसे बोला गया कि इन थर्ड पीरियड, बिलो थर्ड पीरियड, आप थर्ड पीरियड के नीचे जैसे आते तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, ये दो की बात हम लोग कर रहे हैं। बिलो थर्ड पीरियड से नीचे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली में स्पेसिफिक, ध्यान रखिएगा ये सब बातें, है ना, स्पेसिफिक केस आप देख रहे हैं, ये नोट हो गया होगा। हाँ, मैं फिर समझा दूं। आपसे बोला क्या गया कि बिलो थर्ड पीरियड, जैसे मैं अगर बात करूं तो आपके पास नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन था इधर, तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे टिन लेड, ठीक है ना। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये हो गया फर्स्ट, ये तो फर्स्ट पीरियड आई, ये सेकंड पीरियड है, ठीक है ना। और ये थर्ड पीरियड पे हम आ गए, तो मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो बिलो सेकंड मतलब थर्ड रोज, थर्ड पीरियड से आप स्टार्ट कर सकते हो, बिलो सेकंड लिख सकते हैं। तो बिलो यानी थर्ड पीरियड से आप स्टार्ट कर सकते हैं नीचे। तो आपसे बोला ही गया कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड छोड़ दीजिए, तो आप इन सब की बात, और मैं स्पेसिफिकली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, यानी फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, सब में मत कर दीजिएगा, केवल इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो एक साथ और बात क्या बताई गई कि if central atom connect with such element whose electronegativity less than or equal to 2.5, फिर मैं रिपीट कर दूं, इन थर्ड पीरियड या बिलो द सेकंड पीरियड, इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, इफ द सेंट्रल एटम कनेक्ट विथ सच एलिमेंट, मतलब इन सब एलिमेंट के साथ अगर कोई ऐसा एलिमेंट कनेक्ट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू 2.5 है, देन s orbital does not participate in hybridization। तो ये बात सिंपली यहाँ पे समझा दी गई आपको। मतलब जैसे से हम यहाँ नीचे आ रहे हैं, तो इसमें जो ns ऑर्बिटल होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, और ऐसे केस में जो प्योर ऑर्बिटल्स होंगे उनके साथ ही बॉन्डिंग होगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स पर जो हाइब्रिडाइजेशन वाली बात है वो वैलिड नहीं होती। इसीलिए जब मैं बात अमोनिया की और यहाँ पे इसी तरह से
नाइट्रोजन, फॉस्फीन, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबकी बात कर रहा हूं। तो इन सब पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और इसी तरह से H2O और H2S, H2Se, H2T। अब देखिए इन सब में अगर आप फ्लो में ऐसी हाइब्रिडेशन पूछा जा रहा है तो आप बता जरूर देंगे, बट एक्चुअल प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन दोनों को छोड़कर इन 6 एलिमेंट्स के अंदर हाइब्रिडेशन की बात जो हम लोग कर रहे हैं वो हाइब्रिडेशन डिफाइंड नहीं होता। मतलब इन 6 जो केसेस हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, इनमें हाइब्रिडेशन जैसा कोई थ्योरी नहीं होता और ये दोनों जैसे थे वैसे ही चलेंगे। तो ये एक खास बात यहाँ पे समझ में आती है। तो ये ड्रैगोज रूल के नाम पे फेमस है, बट आज के बाद आपको कैसे पढ़ना है, आपको एक कॉन्सेप्ट की तरह डील करना है। ड्रैगोज रूल ड्रैगन टाइप का लग रहा है, रूल से मत परेशान हो जाएगा ना, उस रूल का बहुत बड़ा एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, बट कुछ जगह बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपको इन सब में बातें दिखेंगी और वो आप बिना रूल के नाम के भी कर सकते हो, जो मैंने बात बताई। और मैंने क्या बात बताई बहुत क्लियर समझ लीजिए। सेकेंड पीरियड के बाद, सेकेंड पीरियड के नीचे आप इसको बोल सकते हो थर्ड पीरियड में, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली, ये भी ध्यान रखिएगा, सब में नहीं कर दीजिएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के नीचे जैसे ही आप पहुंचेंगे, नाइट्रोजन से नीचे आएंगे, ऑक्सीजन से नीचे आएंगे, उन सब के अंदर के जो s ऑर्बिटल होते हैं, और वो भी कब, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर वो एलिमेंट किसी ऐसे एलिमेंट से कनेक्ट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू 2.5 है, तो ऐसे केस में इनका जो s ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एक चीज मैं इसको समझा दूं, जैसे मैंने ये बात बोली तो PS3 का तो हाइब्रिडेशन नहीं है, लेकिन PCl3 का होता है। क्यों? तो आप, ये तो है नाइट्रोजन फैमिली का, बट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन 2.5, है ना। तो इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं कि इसके अंदर हाइब्रिडेशन होगा और उसी तरह से कैसे sp3 होगा, पिरामिडल शेप होगा, यहाँ पे कोई आपको चेंज नहीं नाला होगा। समझ गए बात? क्लियर है? तो इसमें इस तरह से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं करनी। इसी तरह से आप SF6 में भी दिखा सकते हैं, है ना, सल्फर है, तो अब आप ये नहीं कि इसका हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता, बिकॉज इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्लोरीन की ज्यादा है तो इसकी तो और ज्यादा होगी। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3G2 होता है और प्रॉपर आप सभी हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और इस पे भी बहुत सारी बातें आपके सामने आती हैं। तो मैं पूरी बातें फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। और इसकी जरूरत क्या है, देखिए वैसे तो मैं ये सब नहीं भी पढ़ाता तो आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं फंसता, बट होता क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल आपके अंदर डाउट आ जाते हैं। एनसीईआरटी में कई बार एक लाइन छोटी सी लिख दी जाएगी और आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर दी जाती है। उससे क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े होते हैं ना, उनको आप एक्सेप्शन में तब्दील करते जाते हो, फिर आपका इंटरेस्ट कम होता है। मुझे इसलिए इन सबको पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना। अदरवाइज इसकी कोई बहुत बड़ी नीड नहीं कि इससे आप क्वेश्चन न सॉल्व करें। इसका सबसे बड़ा फायदा आपके लिए क्या होगा, बहुत जगह आप देखते होंगे या बहुत जगह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि PH3 के अंदर हाइब्रिडेशन नहीं होता है, डिफाइंड ही नहीं होता। तो आपके लिए फिर डिफाइंड नहीं होता तो फिर आपको इन सब के बारे में बात करनी पड़ेगी। ऐसे और भी रीजनिंग वाले क्वेश्चन है तो आप इसको समझा सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम आई थी वो मैंने आपको बता दी कि हर एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट से आप पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये एक इशू था, तो इसलिए मैंने इसकी बात की। तो फिर मैं पूरी बात फिर समझा देता हूँ। बोला ही जाता है कि थर्ड पीरियड के बाद से, थर्ड पीरियड से स्टार्ट करते हुए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर वो किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़े हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू 2.5 है, तो ऐसे केस में उनके जो उनके जो s ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और पार्टिसिपेट अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर हाइब्रिडेशन नहीं होगा। एक और खास बात इससे समझिएगा, अगर मैं ऐसा बोलूं तो दो बातें सामने आती हैं, ये सब तो आप लिख ही रहे हैं।
जैसे मैं NH3 की बात करता अगर, तो यहाँ जो लोन पेयर है और जो PH3 में लोन पेयर है, लोन पेयर तो होगा ही। तो अब मेरे ख्याल से बॉन्ड एंगल तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि why this is 107 and why this is 93। ये जो लोन पेयर है वो प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही? sp3 hybridized orbital, and this lone pair present in pure s orbital। ये बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है, इस तरह की बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज अगर मुझे आपसे ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर लोन पेयर s ऑर्बिटल के अंदर है, प्योर s ऑर्बिटल के अंदर, तो उसका मतलब s कैरेक्टर पूरा 100% है वहां पे। और जब आप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर दिखा रहे होंगे तो उसका s कैरेक्टर तो 25% है। तो अगर लोन पेयर ज्यादा s कैरेक्टर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल पे है तो ऐसे केस में वो बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टेबल होगा, जहां भी है वो बहुत स्टेबल होगा, बिकॉज s कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके पास लोन पेयर है। लेकिन अगर आप बात करें sp3 वाले की, तो वहां s कैरेक्टर कम है, यानी वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे केस में किसके लोन पेयर को इजीली निकाला जा सकता है? तो आप क्या बोलेंगे? अमोनिया का। अमोनिया के लोन पेयर को ज्यादा आसानी से आप निकाल सकते हैं, और फास्फोरस के लोन पेयर को आप आसानी से नहीं निकाल सकते। तो एक तो ये बात। दूसरी चीज, एक जगह और वर्ड यूज होता है कि अमोनिया का जो लोन पेयर है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ये मैं टर्म यूज जो कर रहा हूं उसके बारे में जरा आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक होता है या स्टीरियो रिएक्टिव होता है। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो स्टीरियो में पार्टिसिपेट करता है। स्टीरियो मतलब, स्टीरियो जब भी बात बोली जाए तो उसकी ज्योमेट्री का मतलब, तो ऑब्वियस ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट कर रहा है भाई। लोन पेयर नहीं होता तभी तो आप पिरामिडल बताते हो। बट फास्फोरस का जो लोन पेयर है वो स्टीरियो एक्टिव नहीं है या स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता है। फास्फोरस के लोन पेयर का कोई भी रोल ज्योमेट्री के अंदर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां तो पीएच बॉन्ड पीएक्स पीवाई पीजेड पे बने, बहुत आसान है, पहले से बने, ठीक है। तो ये कुछ बातें खास हैं, इनका मैं आगे भी यूज बताऊंगा आपको। बहुत सारी जगह ऐसे एक्सप्लेनेशन है। तो मेरे ख्याल से आप एक काम करें, एज इट पूरा इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर मैं इसके एक दो रीजनिंग पे और आता हूँ जहां आपको बात करनी है। और इन सब क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा, ये मैंने जो लिखा दिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तब तक फिर मैं आगे बात करता हूँ। ये तो आपने मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा। तो अब मैं एक दो एक्सप्लेनेशन आपको और देता हूँ जहां पे आपको इस रूल के थ्रू ही आप एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी देता हूँ। जैसे इस पे बेस्ड मैंने अभी दो क्वेश्चन तो लिखा ही दिया आपको कि वाई PH3 एग्जिस्ट, मतलब हाइब्रिडाइज नहीं होता है, बट PCl3 एग्जिस्ट दिखाते हैं आप। PCl3 में हाइब्रिडेशन बताते हैं आप। उसी तरह से SF6 के अंदर भी हाइब्रिडेशन होता है। अब जैसे दो बातें और सामने आती हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो ये आता है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है बट PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इसको समझना बहुत आसान है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो 3s2 एंड 3p3 ऐसे बन जाएगा। तो 3s के पास ये इलेक्ट्रॉन है, 3p के पास भी इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको पहले से ही एक बात समझा रखी है, ड्रैगोज रूल जो आपने अभी पढ़ा, नाम आप लेते रहिए 2-3 बार। तो इन तीनों, अब क्या होता है, फास्फोरस जब क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है तो उस केस में तो ये पार्टिसिपेट करेगा डी के अंदर, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आएगा तभी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे और तब ओवरलैपिंग होगा।
तो यहाँ पे इस केस में तो समझ में आ रहा है। तो ये sp3d हाइब्रिडेशन आ जाएगा और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, PCl5 के अंदर ज्योमेट्री आपको दिख रही। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ pH5 के केस में दरअसल जो 3s है और 3p है, तो 3p के पास 3 इलेक्ट्रॉन तो हैं और ये ऐसा बना। तो चूंकि ये s एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं, s तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा ना, तो अगर ऐसा हुआ तो एक्साइटेड स्टेट पे जब जाएगा ही नहीं, तो इसके बारे में आप अगर बात करें तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब 5 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो 5 वैलेंसी होने का कोई मतलब नहीं। तो एक तो ये रीजनिंग आप सिंपली बस समझा सकते हैं। आप इसमें सिंपली क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ pH5, मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ pH5 s orbital of phosphorus does not involve in hybridation due to Drago's rule, आप लिख लीजिए। So pH5 does not exist। ठीक है, तो ये बात आप सिंपली समझ रहे हैं और मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप अगर देखो SF6 एग्जिस्ट करेगा बट SH6 नहीं एग्जिस्ट करता, तो मेरे ख्याल से सेम केस आप लिख रहे होंगे यहाँ पे। इसमें भी सेम रीजन, सिमिलर रीजन होगा जो यहाँ पे आपने पढ़ा। तो आप इन सब को समझने के लिए ये मैंने 2 एग्जांपल्स में दे दिए। अब आप मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने जो बात की अभी, उसमें बहुत सारे जगह ऐसी चीज़ों को समझाया है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बेंट्स रूल था आपके लिए, और दूसरा ड्रैगोज रूल है। ये भी बहुत फेमस बहुत है, बट आप इतना फेमस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट के टर्म में ज़्यादा समझना है। कई बार हेडिंग रह जाती है, मैंने आपको पहले ही बोला, तो ऐसा ना हो कि आप हेडिंग में टिके रहें और बाकी चीज़ें आपको कुछ नहीं आ रही। तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप नाम भूल जाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इनका एज ए सिलेबस तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं कि ड्रैगोज रूल बार बार बोला जाए। हाँ, ये सब एप्लीकेशन जो है वो आपको समझने के लिए ज़्यादा फायदे हैं। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट के, होम असाइनमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, और जो कि हाइब्रिडेशन को लेकर है। बहुत सारे ओवरलैपिंग वाले मैंने कुछ बीच में डिस्कस किए थे। हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आज उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। और एक मेजर पोर्शन को आपने कवर किया, उसके बाद फिर मैं अगले टॉपिक पे आऊँगा। तो पहले मैं उस क्वेश्चंस को असाइनमेंट से अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आई थिंक सबके वो कॉमन डाउट होंगे, इसलिए मैं उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस को यहाँ पे आज बताऊंगा। चलिए, तो मैं इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में ही, क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है मैं समझा दूं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट चेंज। हाइब्रिडाइजेशन of central atom does not change। कोई रिएक्शंस आप लिख रहे हैं 4 ऑप्शन में, तो एक तो लिखा जा रहा है H2O प्लस CO2 और इसमें स्टार है यानी इसी में मेन है, और दूसरा रिएक्शन लिखा जा रहा है H3BO3 प्लस OH माइनस। अच्छा, रिएक्शन को लेकर आपसे
क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को कि सर रिएक्शन कैसे हम लोग करें। तो ये एक चौथा नन ऑफ दीज है, तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। अभी फिलहाल आपके लिए रिएक्शन बड़ा इशू है, बट जब आप एग्जाम में आएंगे। अच्छा, ये रिएक्शन तो आपको पता है CO2 एनहाइड्राइड है, किस एसिड का? H2CO3 का। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो H2CO3 बन जाएगा, तो कार्बन तो यही रहेगा। यहाँ पे इनमें स्टार है और इसमें मैंने चेक किया, हाँ अमोनिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो बनता है वो BOH का होल 4 माइनस बन जाता है, ये जुड़ जाता है इसी के साथ, और ऐसे ये भी कोऑर्डिनेट कर देता है। दरअसल मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या है। जैसे BOH जो लिखा होता है ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ OH माइनस है, तो अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है केवल, तो ये कोऑर्डिनेट कर सकता है इसको, तो ऐसे कर दिया। तो कोऑर्डिनेट जब कर दोगे तो इसके बॉन्ड को जब हटाओगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस का मतलब चार्ज खत्म, तो BOH इस तरह से बन जाता है, ठीक है। और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लोन पर नहीं आ गया है। इसी तरह से BF3 के साथ भी यही होता है, ऐसे बना है, और अमोनिया के साथ 3H ऐसे बनाए हैं आपने। इसके पास लोन पेयर है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगेन ये भी कोऑर्डिनेट कर देगा। जब कोऑर्डिनेट करेगा तो यहाँ F, ये F, यहाँ F नाइट्रोजन, ये H, यहाँ H, ये H, तो यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक। अब जरा बात समझिएगा, क्या इसका हाइब्रिडेशन कितना है? CO2 sp, और यहाँ जो हाइब्रिडेशन होगा वो ऐसे बना होता है ना OH, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर होता नहीं, तो ये कितना हो गया? sp2, मतलब चेंज हो रहा है, हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है कार्बन का। यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडेशन पहले शुरुआत में, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, कैसा आ गया? sp2, और जब ये बन जाएगा तो 4 सिग्मा, ये लोन पेयर नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो गया? sp3, मतलब यहाँ पे भी बोरॉन का चेंज हो रहा है। इसके बाद जरा यहाँ पे आते हैं, अमोनिया में यहाँ पे क्या है? अभी sp3, और जब ये ऐसे बदल जाएगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो अभी भी है, लोन पेयर तो है नहीं, तो यहाँ भी sp3, तो इसका जो हाइब्रिडेशन है नो चेंज। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए रिएक्शन पे बेस ज्यादा था, हाइब्रिडेशन निकालना तो आपके लिए बहुत आसान बात हो गई है। तो फिलहाल इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बाद मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 87, तो मैं बाकी कुछ क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए, मैं इसके बाद अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, 88 ही है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूज्ड बोथ एक्सियल सेट ऑफ, देखिए क्या लिखा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूज्ड बोथ एक्सियल सेट ऑफ d orbitals in hybridization of the central atom, in hybridization in central atom। क्या मीनिंग है इसका, इसको भी समझ लिया जाए। तो एक बात जरा समझिएगा, अब कौन कौन से मॉलिक्यूल हो भी लिख देता हूं, PBr4+, PCl4-, ICl4- और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम लोग एक काम, अच्छा, एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल मतलब अलोंग दी एक्सिस होना, तो कौन कौन सा ऑर्बिटल? dx² - y² एंड dz²। तो ये दोनों d ऑर्बिटल्स किस में आते हैं? आपको पता है sp3 d2, इसके अंदर जो d ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सियल सेट्स हैं।
तो बस कुल मिला के आपको इनका हाइब्रिडेशन चेक करना है। तो इसमें जरा निकाल लेते हैं। फास्फोरस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, प्लस मतलब 4 हो गया, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो केवल sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट आ गया। ठीक है, यहाँ तो d ऑर्बिटल है ही नहीं। फास्फोरस पे आते हैं 5, 1 6 आ गए, ठीक है ना। 6 में से 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 1 लोन पेयर आ गया, टोटल 5, यानी sp3d आ गया। यहाँ तो d दूसरा ही। यहाँ पे क्या है? आयोडीन 7, एक और पहुंचा 8, ठीक है ना। तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो टोटल 6, यानी sp3d2। तो इसका मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम आयोडीन के हाइब्रिडेशन sp3d2 में बोथ सेट एक्सियल सेट आपको दिख रहे हैं, dx² - y² एंड dz²। ठीक, तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो मैं आपको केवल ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए 90% क्वेश्चन आपका तभी सॉल्व हो जाता है जब आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसका मीनिंग निकाल लेते हैं। और बाकी 10% तो केवल आपको पेन चलाना, वो कर सकते हैं आप आसानी से। अच्छा, एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं एक एक करके बोलता जा रहा हूँ, आप सब मेरे ख्याल से फॉस्टर लेके बैठिएगा तो आसानी समझ में आएगा। देखा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैव ए बॉन्ड एंगल of 120, the percentage of s character। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, उनके अंदर का एंगल थीटा कितना दे रखा? 120 डिग्री, है ना। और s कैरेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, आपने कल ही किया था, cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। तो cos 120 s अपॉन s माइनस 1 माइनस 1/2 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1। s की वैल्यू शायद 33% है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी करता, मैं इतनी मेहनत क्यों लगाऊं जब हमें पता है 120 का एंगल है। तो 120 का एंगल कब आएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में? यानी ट्रायंगुलर प्लेनर का शेप होगा कुछ, तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब ऐसे ही इसका कैरेक्टर 33% आएगा, तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन अगर एंगल 120 नहीं होता, थोड़ा इधर उधर चेंज होता, तो इसका कैरेक्टर बदल जाता, फिर आपके लिए बड़ा इशू आता। तो इसलिए हमें रूल को भी फॉलो करना आना चाहिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज d orbital having xz and yz two nodal planes involved in hybridization of the central atom। क्वेश्चन जरा मेरी सेंटेंस सुनिएगा। आपसे बोला गया कि ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसमें एक ऐसा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो हाइब्रिडेशन में, हैविंग xz एंड yz दो नोडल प्लेन होने चाहिए। xz yz नोडल प्लेन होने चाहिए। तो xz yz अगर नोडल प्लेन है तो इसका मतलब dxy प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? dxy में xy के अलॉन्ग के एक्सेस होगा, तो yz और zx प्लेन क्या होंगे? खाली पड़े होंगे। मेरी बात समझिएगा। तो d ऑर्बिटल ऐसा समझिएगा, कौन सा नोडल प्लेन? डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स नोडल प्लेन होनी चाहिए। तो आपके पास नोडल प्लेन, ये दो नोडल प्लेन किस ऑर्बिटल में होंगे? डी एक्स वाई के अंदर। भाई नोडल प्लेन की अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो तो अलॉन्ग द एक्सिस भी होता है, तो डी जेड स्क्वायर में तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे डी एक्स वाई जो है ऑर्बिटल, इसके अंदर दो नोडल प्लेन होंगे, जेड एक्स और वाई जेड। तो अब आपके पास ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डी एक्स वाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? तो आपने 3 हाइब्रिडेशन पढ़े, एक ये और एक sp3d3, ठीक है ना। इस पे जो d ऑर्बिटल होता है वो पता है आपको, इसमें जो है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली इसी में बचा होगा। dxy होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है और dz स्क्वायर।
तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों मॉलिक्यूल में से sp3d3 हाइब्रिडेशन किस पे है। तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल है वो मैं लिख देता हूं। iO2F2-1, ClF4-1, IF7 और लास्ट में नन ऑफ दीज। चलिए अच्छा करते नन ऑफ दीज लेके एक कम लिखना पड़ता है। चौथा डी जो है नन। चलिए सब पे आप हाइब्रिडेशन निकालिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। आयोडीन के पास बैलेंस कितना है 7, एक और पहुंच गया मतलब 8 में से डबल बॉन्ड इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, तो 4 सिग्मा तो आपको सीधा दिख गए। 2 2 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, एक लोन पेयर बचा, तो टोटल 5 और हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp3d, तो इसकी तो कोई बात नहीं। ClF4 बैलेंस क्लोरीन के कितने हो गए 7, एक और पहुंच गया मतलब 8 में से 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, टोटल 6 sp3d2। यहां भी हाइब्रिडेशन की कोई बात नहीं होगी। IF7 सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर 0, ठीक है ना, टोटल 7, हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp3d3, और d3 के अंदर ही आपके पास एक ऐसा d ऑर्बिटल है जिसके अंदर d zx और yz नोडल प्लेन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मतलब था। चलिए इसी तरह से हम लोग और आगे बढ़ जाएं। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एस कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, आप सबका हाइब्रिडेशन निकालेंगे, एस कैरेक्टर का ऑर्डर पता चल जाएगा आपको। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडेशन स्टेट। हाँ, आपको एलिमेंट दे दिए गए कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, बोरॉन, और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एलिमेंट हाइब्रिडेशन sp3d नहीं जा सकता। तो मतलब ये है कि 5 अनपेयर्ड होने चाहिए तभी तो जाएगा डी, मतलब जिसके अंदर डी होगा तभी तो हाइब्रिडेशन में जाएगा। तो आपको सिंपली वही चेक करना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। कार्बन में नहीं जाएगा कभी, और बोरॉन में भी नहीं जाएगा, क्लोरीन फास्फोरस दोनों में जाता है, बल्कि क्लोरीन में भी क्लोरीन में चला जाएगा, ठीक है ना, तो बाकी में नहीं जाएगा। इसके अलावा 93 नंबर में द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय क्लोरीन एटम इन ClO-, ClO2-, ClO3- एंड ClO-। आपने सबके हाइब्रिडेशन निकाल रखे हैं ऑलरेडी, तो बहुत आसान बात है, इसमें कुछ नया नहीं करना आपने। इसी तरह से और मॉलिक्यूल्स हैं, हाइब्रिडेशन की बात की जा रही है और ज्योमेट्री की बात की जा रही है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, मैं उस पर ही बात करता हूँ जरा। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आपके सामने इस तरह से आएंगे, NF3 एंड BF3 एंड BF4- NH4+ ion, BCl3 एंड BrCl3, NH3 एंड NO3-। तो ये आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ये है 97। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, है ना। लिखा है among given species identify the isostructural pair। आइसोस्ट्रक्चरल मतलब ज्योमेट्री वाली बात है, तो आइसोस्ट्रक्चरल पेयर, तो आइसो का मतलब सेम, स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो आप यही इन्हीं टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इसमें कि आपको स्पीड बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। NF3 नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 होगा, शेप कैसा होगा पिरामिडल। यहाँ क्या होगा sp2, लोन पेयर नहीं है, ट्रायंगुलर। अब मैं देखिए सब स्पीड से करूंगा भाई, आपको प्रैक्टिस करके आना है। तो ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हुए, एक पिरामिडल है, एक ट्रायंगुलर प्लेनर है। इस पे आ जाते हैं, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट है, लोन पेयर नहीं है ये। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस 3, एक और आ गया मतलब 4 में से चारों सिग्मा बॉन्ड बन गया, sp3 आ गया, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया।
और NH4 प्लस में भी sp3 है, लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल, मतलब ये दोनों सेम आ गए, मतलब आपका आंसर तो यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन बाकी चीजें भी चेक करिए, BCl3 यहाँ भी sp2, तो ट्रायंगुलर प्लेनर, और BrCl3 का मतलब 3 Cl के साथ बॉन्ड बने। अब आपके पास 2 लोन पेयर होंगे, 7 होते ना बैलेंस, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, टोटल 5 एंड sp3d। तो ये भी स्ट्रक्चरल तो नहीं हुए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर होगा क्या, आपको याद है, टी शेप है ना, तो याद रखिएगा ये सब। यहाँ पे आते हैं, यहाँ sp3 है तो पिरामिडल आ गया, एक लोन पेयर भी है, और यहाँ sp2 होगा, तो ये लोन पेयर नहीं है यहाँ, तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। तो इस तरह से आपको बहुत स्पीड में क्वेश्चन, आपका आंसर करेक्ट जो होगा वो ये आ जाएगा। आइसो स्ट्रक्चरल मतलब दोनों के स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है वो सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस पे बात करेंगे, और ऐसे बहुत सारे आगे क्वेश्चन 98 नंबर दे रखा था, पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सिमिलर शेप इज, 4 2 सेट दे रखे हैं, which of the following pairs of species having identical shape, एक ही बात है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आगे लगे द शेप ऑफ दिस, मेरे ख्याल से सबको शेप पता है आपको, ज्योमेट्री वाले केसेस है। एक क्वेश्चन अच्छा है, मैं उस पर आता हूँ, इसको आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा। बट इस तरह की प्रैक्टिस आपको ज्यादातर करनी होगी, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 104 है, और इसको पढ़िएगा ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मैक्सिमम एटम कैन लाई इन सेम प्लेन। मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी था, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, मैक्सिमम एटम कहाँ होंगे, किन किन मॉलिक्यूल में, HCO2F2, ठीक है। दूसरा PCl5, AsH4+ और XeF4। तो चलिए, जब तक हम इसकी ज्योमेट्री नहीं बनाएंगे तब तक तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। इसमें क्या है, जेनन के साथ डबल बॉन्ड 2 हो गए, एक फ्लोरीन हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 4 सिग्मा के बाद लोन पेयर किस बचे, 4 2 6 खर्च हो गए, एक लोन पेयर है, तो टोटल 5 और sp3d, और sp3d का, और उसके अंदर भी एक लोन पेयर। तो मैंने आपको बताया है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में लोन पेयर, डबल बॉन्ड, लोन पेयर आप ऐसे रख दें, और डबल बॉन्ड भी यही एक्सेल पोजीशन में बताया था मैंने, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ऐसे, तो ये सीसॉ स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसको मैं अलग से भी समझाऊंगा। यहाँ पे क्या आता है, sp3d, ये तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा, ठीक है। मतलब इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो फास्फोरस, यहाँ क्लोरीन ऐसे बना है, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, तो सिंपल सा है। इसमें देखिए अमोनियम आयन की तरह sp3 ये भी होगा, तो ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है ये पता ही है आपको, AS ये H ऐसा प्लस, ठीक, और XeF4, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो टोटल 6 sp3d2, और ये मैंने बताया था स्क्वायर प्लेनर होता है, दोनों लोन पेयर आप हटा देंगे तो ऐसे बनाएंगे चारों फ्लोरीन। अब जरा आप मैक्सिमम एटम इन सिंगल प्लेन, ये मॉलिक्यूल जरा ये सिर्फ चेक करते हैं, तो ये तो पांचों एक ही प्लेन में होंगे, पूरा प्लेनर ही है, तो 1 2 3 4, और टोटल कितने एटम आ गए, 5 एटम इन प्लेन, ठीक। चलिए इस पे जरा बात करते हैं, इसको जरा समझिएगा कैसे है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है।
आपको मैंने ये बता रखा ऑलरेडी, ऐसे बना होता है, ऐसा है ना। तो अगर आप इसमें कोई प्लेन सेट करें, मान लीजिए मैं कोई प्लेन ऐसा मान लेता, ये वाला प्लेन ऐसे, तो ये प्लेन ऐसे आएगा, ये आएगा ऐसा, सामने आएगा ऐसा, ये एक बाहर की तरफ होगा एक अंदर की तरफ, ये प्लेन में कभी नहीं आएंगे। या तो आप ऐसे प्लेन लिखो तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये दोनों बाहर अंदर हो जाएंगे। ऐसे अगर आप इसको ले लें तो ये बाहर ये अंदर आ जाएगा। मतलब हम किन्हीं को ऐसे प्लेन में ला सकते हैं, दो बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे। तो एक एटम ये, दूसरा एटम सेंट्रल वाला, और तीसरा एटम ये, मतलब कितने मैक्सिमम एटम आ जाएंगे एक प्लेन में? 3। तो यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ आपके पास 3 एटम यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें कौन सा प्लेन जो जिसमें ये 1 2 3 4, ये यही वाला प्लेन, इसके अलावा ऊपर नीचे वाला तो अलग अलग ही होगा। तो यहाँ मैक्सिमम एटम कितने आएंगे? 4। यहाँ पे कितने आएंगे भाई? इसको जरा समझिएगा कैसा है ये सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया है। कैसा? ऐसा, मैंने बताया भी था आपको, सीसॉ झूले की तरह ऐसे बना है ना, ऐसे हुआ था। तो हम लोग पहले ऐसे ज्योमेट्री पढ़ रहे थे ट्रायंगुलर प्लेनर की, ऐसे बना था, एक लोन पे नीचे था। अब एक लोन पर आने के कारण ऐसा कुछ ज्योमेट्री बना होगा, ऐसा, ये समझिएगा जरा ध्यान से। ऐसे समझ में आ रहा कुछ? नहीं, ऐसा, ऐसे समझ लीजिए आप। ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, और ऐसे, मतलब ये दोनों एंगल ऐसे बॉन्ड है, और एक बाहर की तरफ है, ये मतलब दो स्टैंड की तरह है, और ये दो झूले की तरह, ठीक। तो इसमें मैक्सिमम एटम कितना प्लेन में आ सकते हैं? यही एक प्लेन ला सकते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। या तो आप ऐसे दिखा दो तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहाँ भी 3 ही आ जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास जो मैक्सिमम एटम आ गए, यहाँ भी 3 एटम ही दिखेंगे आपको। तो मैक्सिमम किस में आ गए? इसमें। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ वो XCF4। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा टाइम टेकन है, और ऑब्वियसली अच्छे एग्जाम में ही आते हैं, तो आप टाइम की चिंता इस तरह के क्वेश्चन में नहीं करेंगे कि सर तुरंत देखते ही क्यों नहीं आ गया, तो आसान काम नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे काम, तो ज्योमेट्रीज पे बेस्ड बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के काम, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम तो ये आप करेंगे। अच्छा, इस तरह से साथ साथ जेई जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी आप ट्राई करते रहें। मतलब कुल मिला के में ज्योमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। ठीक है, तो आज फिलहाल आप इतना ही रखते हैं हम लोग, और क्वेश्चंस जो भी हैं इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री और हाइब्रेशन के भी बहुत प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आपको जितना हाइब्रेशन ज्योमेट्री में परफेक्ट होंगे, आप पूरी बॉन्डिंग उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और ये आप समझ भी रहे होंगे कि बॉन्डिंग अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, तो हर एक चैप्टर का जो की पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उसकी सबसे अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे, अदर चैप्टर से बहुत अच्छे से अपने पकड़ बना पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको एक एक करके आप ज्योमेट्री, हाइब्रेशन सब पे अच्छे से काम करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। आपको क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, ओवरलैपिंग वाले, बॉन्डिंग, इससे पहले जितने भी असाइनमेंट क्वेश्चन है। और अब हम लोग अगली क्लास पे कुछ और ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। रूल नहीं बदलेंगे, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं बदले जाएंगे, वैसे ही होंगे, बट अभी तक ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स नहीं लेते थे, तो उस तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी आपके सामने आएंगे, उनकी भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। और एक और छोटा सा पॉइंट अभी बचता है, जैसे आपने देखा डबल बॉन्ड हम कई जगह बनाते हैं, तो डबल बॉन्ड में सिग्मा, ये जितनी भी अब बात हाइब्रेशन की करते हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड की करते हैं, तो वो आखिर पाई बॉन्ड कैसे बना होगा उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। हालांकि वो ओवरलैपिंग से ही बनता है केवल, समझ रहे बात। सिग्मा बॉन्ड ही केवल हाइब्रेशन के थ्रू आता है, पाई बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग होती है। तो वो जो बात है वो कैसे होगी उस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है।
आज जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ी वो ड्रैगोस रूल के कुछ एक्सेप्शन जो केस एक नई बात आपके सामने आई, और बेंट्स रूल जो पिछली क्लास में पढ़ा था उन सबको अच्छे से रिवाइज करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।